Hello everyone, welcome back to Nainshri classes and this is Nainshri। केवीएस की आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस को पढ़ने वाले हैं और आपके सिलेबस में एडोलेसेंस पर अच्छे से जोर दिया गया है, तो आपको भी किशोर अवस्था के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी आपसे किशोर अवस्था की। आइए हम इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो ऐसे देखते चले जाएंगे और आपको लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम होगी। जब आप नोट्स बनाते हैं तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहती हैं। जब आप एक बार नोट करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो माइंड में जाता ही है। इसीलिए आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर मैं बात करूं किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था जो है आपके मानव विकास की तीसरी आपकी अवस्था होती है। मानव विकास की तीसरी अवस्था, पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी होती है बाल्यावस्था और तीसरी होती है आपकी किशोरावस्था होती है। आपकी जो किशोरावस्था है ये बाल्यावस्था के बाद यानी कि चाइल्डहुड के बाद आपका शुरू होता है। किसके बाद? चाइल्डहुड के बाद आपका शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलता रहता है। कब तक? जब तक आपकी प्रौढ़ावस्था नहीं हो जाती, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक ही चलता है ये। आपके बाल्यावस्था के बाद शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था के पहले तक आपका ये चलता है, यानी कि प्रौढ़ावस्था जैसी प्रारंभ होगी उसके पहले आपका खत्म हो जाएगा किशोरावस्था। पर एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। जैसे मैंने कहा शैशवावस्था, शैशवावस्था का आपको मैंने समय बताया है 0 से 6 वर्ष होता है। बाल्यावस्था का समय आपका जो है कब से कब तक होता है? बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष होता है। उसके बाद आपका किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस आ जाती है, जो कि आपके 12 से 18 या 19 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, मानक रूप से आप 18 ही मानना, लेकिन 19 आपका कभी कभी हो सकता है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या कोई बच्चा जो है वो शैशवावस्था में है, आज उसका जो है 6वां वर्ष कंप्लीट हुआ, मान के चलिए कि आज की डेट में उसका जो है 6वां वर्ष कंप्लीट हुआ है, तो क्या वो अगले दिन यानी कि जिस दिन उसके 7वें वर्ष का पहला दिन होगा, तो क्या उसके अंदर तुरंत ही बाल्यावस्था के गुण आ जाएंगे? नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता है। बाल्यावस्था के गुण जो हैं आपके उत्तर शैशवावस्था में दिखना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही किशोरावस्था के कुछ गुण आपके जो है बाल्यावस्था यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में देखने को मिलते हैं। कोई भी विकास एकदम अचानक से नहीं होता है, रातों रात कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विकास हमेशा धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था, ये स्किनर की कथन में आपको बताया था। तो विकास जो है आपका रातों रात नहीं होता है, ये आपकी एक स्लोली स्लोली चलने वाली जो है प्रोसेस होती है। ठीक, तो याद रखिएगा कि आपका विकास जो है वो धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, स्लो आपकी चलती है ये। ठीक है, कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं होता है। जो परिवर्तन होते हैं वो आपके धीरे धीरे होते हैं, समय के साथ परिवर्तन होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि किशोरावस्था के कुछ गुण जो हैं आपके बाल्यावस्था में आपको जो है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होते हैं, और जब बालक किशोरावस्था में आते हैं तो वही गुण जो किशोरावस्था के वो मुखर रूप से आपके सामने आते हैं। इसीलिए आपके वो गुण किशोरावस्था में फिर आप पढ़ते हैं, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है कि विकास आपका जो है धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई विकास आपका जो है तुरंत अचानक से हो जाए, रातों रात हो जाए। आज बस बच्चा जो है आपका शैशवावस्था में सो रहा है, कल के दिन उठ रहा है तो मम्मी कह रही बेटा उठो बाल्यावस्था शुरू हो गई। आज बच्चा बाल्यावस्था में सो रहा है, अगले दिन मम्मी कह रही है बेटा उठो किशोरावस्था शुरू हो गई है ना। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक, अब ये जो आपका किशोरावस्था है, थोड़ा सा इसका जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्या होता है, कितने वर्ष का होता है ना। तो 12 से 18 वर्ष का जो समय है, आयु है, ये आपकी किशोरावस्था में आती है। अब आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको कोई भी बच्चा अगर दिखता है तो आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि ये बच्चा जो है आपका किस अवस्था में होगा, शैशवावस्था में होगा, बाल्यावस्था में होगा या फिर किशोरावस्था में होगा। ठीक है, ये चीज़ आप अपने आप से करना शुरू कर दीजिए अभी से, बहुत काम आएगा आपके। ये जो किशोरावस्था है, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है ग्रो, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था जो है आपके एडोलेसेंस, इंग्लिश में जो आपका मतलब होता है, आंग्ल भाषा जिसे आप कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है इसको एडोलेसेंस कहते हैं। ये जो है आपका एक लैटिन भाषा के शब्द एडोलिसियर से बना हुआ है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, एडोलिसियर से बना हुआ है। किससे? एडोलिसियर से बना है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपका एडोलिसियर का बढ़ना या ग्रो होना, जिसे हम कहते हैं क्या? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक, किशोरावस्था एडोलिसेंस का जो है अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण है और एडोलिसियर यानी कि लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आपका बढ़ना अर्थात ग्रो होना, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आपका ये जो किशोरावस्था है, जैसे आपने बाल्यावस्था पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था संचय काल और परिपाक काल। ऐसे ही आपकी किशोरावस्था जो है, इसको आपका पूर्व किशोरावस्था या फिर वयासंधि काल भी आपका कहते हैं, इसमें बांटा गया है और उत्तर किशोरावस्था में बांटा गया है। तो आपके
पूर्व किशोरावस्था या वय संधि काल का जो समय है वो आपके 12 से 16 वर्ष का है, जबकि उत्तर किशोरावस्था का समय आपके 17 से 19 वर्ष का माना जाता है। ठीक, अब किशोरावस्था के बारे में कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने जो है मत दिए। आइए इनको देख लेते हैं। आपको ये याद नहीं रखना है कि किसने कहा क्या कहा, क्योंकि केवीएस के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ, मैं बस आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए सारी चीज़ें बता देती हूँ, पर क्या महत्वपूर्ण है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ही समझ में आएगा। ठीक, तो किलपैट्रिक ने क्या कहा है, किलपैट्रिक ने आपका जो है किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है। किलपैट्रिक का कहना है कि जीवन का कठिन काल आपका क्या है, किशोरावस्था है। तो इन्होंने जीवन का कठिन काल कहा है, जीवन का कठिन काल, जीवन का कठिन काल कहा गया है किशोरावस्था को। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जीवन का कठिन काल कौन सा है, तो अब आपको पता चल गया है कि आपका जो है किशोरावस्था है। इसके बाद हैडी कमेटी की जो है, इनकी भी एक जो है परिभाषा कहें आप, जो भी कहें, कथन इनका कहें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक ज्वर की बात कही, जो नसों में उठने वाला ज्वर है उसकी बात कही। इन्होंने कहा है कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था का अध्ययन किया इन्होंने, और इन्होंने बताया कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चों की नसों में ज्वर सा उठता है। ठीक, तो लिखिएगा, इन्होंने 11 से 12 वर्ष, जो कि 11 से 12 वर्ष आपका किस में आएगा, किशोरावस्था में आएगा ना। ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में कई लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये आप क्यों किशोरावस्था में ऐड कर रही हैं। देखिए, आपका पूर्व किशोरावस्था तो आएगा ना इसमें 11 से 12 वर्ष में, क्योंकि किशोरावस्था तो 12 से 18 वर्ष का होता है। पर मैंने आपको वही तो समझाया है कि 11 से 12 वर्ष में भी किशोरावस्था के गुण दिखने शुरू हो जाते हैं। कोई भी परिवर्तन अचानक से नहीं होता है, धीरे धीरे आपका बच्चे का विकास होता है। डेवलपमेंट एक स्लोली आपकी चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इन्होंने 11 से 12 वर्ष की अवस्था में आपके जो है अवस्था में अध्ययन किया। अध्ययन, अवस्था के बच्चों का मुझे लिखना चाहिए, अवस्था के बच्चों का, अवस्था के बच्चों का अध्ययन किया। ठीक, तथा इन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने बताया कि 11 से 12 ईयर का जो बच्चा होता है, कौन सा, 11 से 12 ईयर का की अवस्था में, इस अवस्था में बालक की नसों में, किसमें, बालक की नसों में ज्वर सा उठता है। तो अब ज्वर की बात कही जाए कि कब आपका नसों में ज्वर उठता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किशोरावस्था की बात कह रहे हैं। ठीक है, उठता है। इसके बाद आपको पढ़ना है किसके बारे में, स्टेनले हॉल के बारे में। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इनको पढ़ाई होगा, स्टेनले हॉल को। इनकी तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह की अवस्था कहा है। ये चारों टर्म आपको याद रखने हैं। मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख रही हूँ। क्या कहा है इन्होंने कहा है तनाव, तूफान, और क्या कहा है, संघर्ष, तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह की अवस्था इन्होंने कहा है। तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह की अवस्था इन्होंने कहा है। किसको, आपकी किशोरावस्था को। तो ये स्टेनले हॉल हो गए। इसके बाद बात आती है किसकी, इसके बाद आती है आपकी बात जो है विग्बा हंट की। तो विग्बा हंट ने क्या कहा है, विग्बा हंट ने जो है आपकी किशोरावस्था को बेसिकली परिवर्तन की अवस्था कहा है। क्या कहा है, परिवर्तन की अवस्था। तो आपको इसी तरीके से नोट कर लेना है कि परिवर्तन की अवस्था कैसे कहेंगे किशोरावस्था को। जीवन का कठिन काल, किशोरावस्था। ज्वर सा उठने की बात, ये भी किशोरावस्था की बात है। तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह की अवस्था, ये भी आपकी किसकी है, आपके किशोरावस्था की है। अब इस अवस्था की आपको जो है यहाँ पर कुछ विशेषताएं पढ़नी होगी। आइए देखते हैं हम इन विशेषताओं को। तो आपको इस तरीके से नोट करना है, किशोरावस्था की विशेषताएं। क्या क्या किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले नोट करिएगा कि आपके इस अवस्था में आपकी रुचियों में परिवर्तन होता है। क्या होता है, रुचियों में परिवर्तन। आज वो डॉक्टर बनना चाहता है, कल किसी ने इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया तो इंजीनियरिंग करने को मन करेगा। कोई वेब सीरीज़ देख लिया उसने, कुछ अगर देख लिया ऐसा, तो हो सकता है वो उसी को अपने जीवन में अपनाने का कार्य करे। हो सकता है वो कोई एजेंट बनने का भी सपना देख सकता है। तो रुचियों में परिवर्तन इस अवस्था में बहुत तेज़ी से होता है ना। स्थिरता का अभाव होता है। ये भाई स्थिरता का अभाव का मतलब क्या है, स्थिरता का अभाव का मतलब होता है इस अवस्था में बालक का जो मानसिक जो कहेंगे ना स्तर जो होता है वो बिल्कुल
स्थिर नहीं होता है, अस्थिर होता है। क्यों होता है अस्थिर? क्योंकि इस अवस्था में जो संवेग होते हैं, संवेगों में इतनी ज़्यादा उथल-पुथल होती है, इन्हीं संवेगों में उथल-पुथल के कारण उसके व्यवहार में अस्थिरता पाई जाती है। तो वो किसी चीज़ पर टिक नहीं पाता है, अपने डिसीजन पर ही वो टिक नहीं पाता है, तो बहुत ज़्यादा अस्थिरता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम संवेगों में उथल-पुथल इतना ज़्यादा होता है, इस वजह से। ठीक? उसके बाद आता है आपके व्यवहार में भिन्नता। व्यवहार में भिन्नता का मतलब ये है कि आपका जो है वो अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके का व्यवहार करेगा। तो व्यवहार में विभिन्नता की बात कही जाए, तो ये आपकी विशेषता है किशोरावस्था की। दिवा स्वप्न की स्वीकृति, इस टाइम जो है, इस टाइम का जो बालक है वो दिवा स्वप्न की अवस्था में रहता है। दिवा स्वप्न की स्वीकृति प्रदान करता है ना? दिवा स्वप्न की आपकी स्वीकृति। देखिए, एक चीज़ को याद रखना है, मैंने दिवा स्वप्न के बारे में आपको कहाँ पर बताया था? याद करिए थोड़ा-सा। मैंने आपको एक टर्म बताया था, कल्पना बाहुल्यता। कल्पना बाहुल्यता। कल्पना बाहुल्यता की अवस्था किसे कहा गया है? तो ये देखिए, आप ये कौन सी अवस्था करेंगे? शैशवावस्था। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे कल्पना बाहुल्यता की अवस्था कहा जाए तो ये शैशवावस्था होगी। कैसे? क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है अपनी जो छोटी-छोटी, जैसे मैंने आपको बताया कि था कि रस्सी को ही अपना जो है रेलगाड़ी वगैरह मान लेता है, ठीक है? क्या? इसी रस्सी को रेलगाड़ी मान लेता है। ये कल्पना बाहुल्यता है। क्या है? कल्पना बाहुल्यता। लेकिन किशोरावस्था की कल्पना बाहुल्यता जो है वो दिवा स्वप्न वाली होती है। कैसी होती है? दिवा स्वप्न वाली होती है। जहाँ पर किशोर किसी वस्तु के सुख को कल्पना में ही भोग लेता है। मतलब अगर वो किसी वस्तु का सुख लेना चाहता है तो वो कल्पना करके भोग लेता है और उसी वस्तु को यथार्थ में लाने का प्रयत्न करता है। मान के चलिए, अगर उसने किसी गाड़ी का सपना देखा, वो चाहता है कि जो ये कोई बाइक है, उसने गाड़ी का सपना देखा, तो उस वस्तु के सुख को वो कल्पना में भोग लेगा, इस गाड़ी के सुख को भोग लेगा। इसकी एक ऊंची सी सीट होगी, इस पे मैं अपनी वाली को बिठाऊंगा, और फिर उस, समझ रहे हो ना आप लोग ये सारी चीज़ें, कि वो सारी चीज़ें इमेजिन कर लेता है, कल्पना कर लेता है ना? तो वो क्या करता है कि ये सारी चीज़ें पहले से ही वो कल्पना करके रख लेता है। ठीक? तो वो सारे सुख जो हैं अपने किसी भी वस्तु के, वो कल्पना में ही भोग लेता है, फिर उसी को यथार्थ में लाने का प्रयत्न करता है। फिर जाता है पापा के पास, बोलता है पापा यही वाली बाइक चाहिए अब तो ये है आपका क्या? किशोरावस्था की आपकी दिवा स्वप्न की स्वीकृति। जबकि कल्पना बाहुल्यता अगर पूछा जाए तो वो शैशवावस्था को ही आपको टिक करना है। लेकिन इस समय आपका जो कल्पना बाहुल्यता होती है वो दिवा स्वप्न वाली होती है। दिवा स्वप्न वाली का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के सुख को कल्पना में ही भोग लेना, फिर उसी चीज को अपने रियल लाइफ में लाने का प्रयत्न करना। आई होप आप इस चीज को आप समझ गए होंगे, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके? इस अवस्था में स्वतंत्रता की भावना चाहता है बालक, मतलब वो हर चीज़ से स्वतंत्र होना चाहता है अपने पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स उसको टोकते हैं तो उसको गुस्सा आ जाती है इस अवस्था में। ठीक? मानसिक रूप से अस्थिरता जो होती है, समायोजन का अभाव, ना तो वो अपने टीचर्स से समायोजन कर पाता है इस अवस्था में। आप देखिएगा किशोरावस्था का जो बालक है, मैंने इवन खुद नोटिस किया है कि मेरे चाचा के बच्चा है, वो आपका जो है किशोरावस्था में वो अपनी मम्मी से ठीक तरीके से बात भी नहीं करता है। तो वो हमेशा रोती हैं कि बेटा देखो ये ऐसे बात करता है, मैं क्या करूँ, मैं इसको क्या पढ़ाऊँ। तो मैं कहती हूँ उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छा है लड़का, लेकिन वो समायोजन नहीं कर पा रहा है। वो चाची को मैं कैसे समझाऊँ कि भाई इस अवस्था की ये विशेषता है, वो जिस अवस्था में है, किशोरावस्था में है, वो अभी 17-18 उम्र में है वो अभी, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर नेचुरल हैं। आप उस चीज़ को कितना भी दबा ले, वो नहीं दब सकती हैं। ठीक है? सो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब कभी भी आपको किशोरावस्था का कोई बालक मिलता है, इस तरीके का बिहेवियर करता है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि भाई इस टाइम जो है समायोजन का अभाव पाया ही जाता है। ठीक? वो अपने घर वालों से भी अपना जो है समायोजन नहीं बिठा पाता है, तो बाहर वालों से तो छोड़ ही दीजिए, ना ही दोस्तों से, ना ही किसी से। विद्रोह की भावना पाई जाती है, हर चीज़ का विद्रोह करना चाहता है। घर लेट आएगा, अगर दादी ने पूछ लिया कि बेटा कहाँ गए थे, इतना लेट क्यों आए हो, तो उतने में भी उसको गुस्सा आ जाएगा। अरे दादी हमेशा क्यों हमको टोकती रहती हो, सो जाया करो खा पी के। इस तरीके से वो बिहेवियर रखता है अपना। ठीक? और इस अवस्था में समाज सेवा की भावना भी पाई जाती है, थोड़ा सा वो इमोशनल टाइप का जो समझ रहे हैं ना, तो समाज सेवा की भावना भी इस अवस्था में पाई जाती है। अब कुछ लड़के समाज सेवा की भावना इसलिए भी करने लगते हैं ताकि कोई और देखे तो उनका मन बहल जाए, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक? और अपराध प्रवृत्ति का विकास, इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, क्योंकि इस अवस्था का बालक ना, समझ रहे हैं ना, कि वीर पूजा की भावना पाई जाती है, तो अपराध प्रवृत्ति वो कभी भी उसके अंदर विकसित हो सकती है अगर उसकी मूल प्रवृत्तियां गलत हो गई। जहाँ से मूल प्रवृत्तियां गलत हुई नहीं कि बस वहाँ से सब खेल खत्म हो जाएगा। मैं आपको मूल प्रवृत्तियां आगे पढ़ाऊंगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको सारी चीज़ें। बस आप अभी थोड़ा सा यहाँ जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करिए। ओके?
इस अवस्था के बालक में घनिष्ठ मित्रता का भाव होता है, मतलब वो अपना कोई भी अगर दोस्त बनाता है तो उसको बस अपना जिगरी दोस्त मान लेता है। तो घनिष्ठ मित्रता का भाव भी इस अवस्था के बालक में पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। समूह व दल का महत्व समझता है, मतलब उसका कोई ना कोई देखिए ग्रुप होता है, उसी गिरोह में वो हमेशा रहता है। देखिएगा आप लोग कभी किशोरावस्था के बालक को, उसी गिरोह के महत्व को बस वो समझता है ना। ठीक, इस अवस्था में बालक अपने व्यवसाय का भी चयन कर लेता है, व्यवसाय का चयन कर लेता है कि आगे फाइनली अब उसको करना क्या है। ठीक है, इस अवस्था में बालक थोड़ा सा अपना जो है ईश्वर व धर्म में विश्वास जताने लगता है। किसमें? ईश्वर व धर्म में विश्वास जताने लगता है। ईश्वर व धर्म में विश्वास जताने लगता है। और क्या करता है? वीर पूजा की भावना इसमें पाई जाती है, हीरो वर्शिपनेस पाई जाती है, मतलब जिसको देखा बस उसी को अपना, समझ रहे हैं ना आप लोग, उसी को अपना सब कुछ मान लेना। तो वीर पूजा की भावना इस अवस्था में पाई जाती है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। ठीक है, क्या? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अभी बहिर्मुखी का मतलब कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी आपने सुना होगा शायद। ये दो तरीके के व्यक्तित्व आपने देखे होंगे। एक देखिए, एक होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो अपने में रहता है। ठीक है, बहिर्मुखी मतलब जो अपना जो है समाज के साथ भी बातचीत करना चाहता है, इधर उधर थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना, इधर उधर इन्वॉल्व होता है, वो होता है बहिर्मुखी टाइप का व्यक्तित्व। तो इस अवस्था का बालक में जो है ना बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ठीक, आत्मसम्मान की भावना, अगर कोई बात उसके आत्मसम्मान पर आ गई तो फिर आप ही जान रहे हो कि सब टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है वो। तो आत्मसम्मान की भावना इस अवस्था के बालक में पाई जाती बहुत ही अच्छे से। ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक, इस अवस्था के बालक में काम प्रवृत्ति की परिपक्वता भी होती है। ठीक, काम प्रवृत्ति की परिपक्वता। अहम भाव की प्रधानता होती है। अहम भाव की प्रधानता इस अवस्था में बालक के अंदर पाई जाती है। आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है। किसकी? आत्मनिर्भरता की भावना। ठीक है, और क्या होता है? विषम लिंगीय आकर्षण होता है। विषम लिंगीय आकर्षण। इस अवस्था के बालक में विषम लिंगीय आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, सो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब हम कुछ और विशेषताएं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो आप इधर पर विशेषता करके, अभी तो देखिए आपने एकदम शॉर्ट फॉर्म में उन सारी विशेषताओं को लिखा है। ठीक, अब हम विशेषता में शारीरिक विकास पढ़ेंगे कि शारीरिक विकास इस अवस्था के बालक का कैसा होता है। शारीरिक विकास, मैंने ये देखिए आपको पहले ही बताया था कि बालक जितना छोटा होगा उसका शारीरिक विकास उतना ही तीव्र गति से होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो शारीरिक विकास है इसमें क्या होता है? देखो, बिग बहांटर ने तो पहले ही कह दिया कि परिवर्तन की अवस्था है। शारीरिक विकास में इस अवस्था में बालक में आंतरिक और बाह्य दोनों ही परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन दोनों ही होते हैं। ठीक, आंतरिक परिवर्तन में बहुत ज़्यादा तीव्रता पाई जाती है और यही बाह्य परिवर्तन में होता है कि बाह्य परिवर्तन में भी बहुत ज़्यादा तीव्रता पाई जाती है। यानी कि आंतरिक और बाह्य परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं आपके किशोरावस्था में। ठीक, सो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है। सबसे पहला तो आपको शारीरिक विकास है, दूसरा है आपका मानसिक विकास। मानसिक विकास, कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को नहीं आती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई कर दूँ। फालतू का जो कमेंट होता है मैं उसका रिप्लाई करना कभी उचित ना तो समझी हूँ ना कभी समझूंगी, क्योंकि उनका कोई मतलब है नहीं है। जिनको जो कहना है वो कह के चले जाते हैं अपना, लेकिन जो जेन्युइन कमेंट होते हैं मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। मानसिक विकास की अगर मैं बात करूं तो इस अवस्था में बालक में कल्पना, दिवा स्वप्न, बुद्धि इत्यादि का अधिकतम विकास हो जाता है। तो आपको यही नोट करना है कि कल्पना, दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न, बुद्धि इत्यादि का, बुद्धि इत्यादि का अधिकतम विकास हो जाता है। वैसे कहा जाता है कि कल्पना का, बुद्धि का अधिकतम जो विकास है वो 16 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं कि सोचने, विचारने, सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता का अधिकतम विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है
इधर पे आप तीसरा पॉइंट करके लिखिएगा। हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको नोट करना है स्थायित्व, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, स्थायित्व एवं समायोजन, समायोजन का अभाव, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। तो इसमें नोट करिएगा आप लोग कि मानसिक अस्थिरता के कारण आपके जो स्थायित्व है इसका अभाव रहता है। बस आपको एक ही पॉइंट लिख लेना है, आप बाकी समझ सकते हैं कि मानसिक अस्थिरता होती है इस वजह से, मानसिक अस्थिरता के कारण स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। किसका? स्थायित्व का अभाव होता है। और ये जो मानसिक अस्थिरता है, ये जो आपकी मानसिक अस्थिरता मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये मानसिक अस्थिरता आपका बेसिकली किस वजह से हो रही है? ये संवेगों में उथल पुथल के कारण होती है। ठीक, मैं इसका कारण यहाँ पर लिख देती हूँ, संवेगों में उथल पुथल, संवेगों में उथल पुथल। ठीक, अभी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद है व्यवहार में भिन्नता, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रुचियों में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है इस अवस्था में। विरोधी मानसिक दशा होती है। विरोधी मानसिक दशा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नोट करिएगा, विरोधी मानसिक दशा, विरोधी मानसिक दशा। ये क्या होता है विरोधी मानसिक दशा? विरोधी मानसिक दशा का मतलब होता है कि किसी भी पक्ष के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों को समझना वो शुरू कर देता है। तो बस यही नोट कर लेना है कि किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ होती है तो उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलुओं को समझना शुरू कर देता है। तो ये विरोधी मानसिक दशा हो गई ना कि कोई जैसे वस्तु है जिसका सकारात्मक भी वो समझ रहा है और आपका नकारात्मक भी, मतलब पॉजिटिव पॉइंट भी समझ रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी समझ रहा है, एट द सेम टाइम वो आपका नेगेटिव एस्पेक्ट भी सोच रहा है। तो वो क्या है? विरोधी मानसिक दशा हो गई। किसी चीज़ के सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षों को समझने लगता है। ठीक है, ये नोट कर लेना है आपको। अब इसके बाद जो आता है वो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि आपके केबीएस के सिलेबस में मेंशन किया गया है। वो आपको पढ़ना है कि किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था से संबंधित शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो नोट करिएगा, किशोरावस्था से संबंधित किशोरावस्था से संबंधित शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा का स्वरूप इस अवस्था में कैसा होना चाहिए। ये जानना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, है ना। तो शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। अब अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश कैसे लगाएंगे? आप सपोज करिए कि आप एक टीचर हैं, आपको अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है, तो आप क्या समझाएंगे बच्चों को? आप किसी एक ऐसा एग्जाम्पल को देंगे जो जो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पहले कोई अपराध किया होगा। जैसे आप छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें, मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने निर्भया जो आपका केस हुआ था उसके बारे में अगर बताया कि देखिए उन लोगों ने ऐसा कुछ किया था तो जिस वजह से आज उनको फांसी हो गई, उनके पेरेंट्स को कितना दुख हुआ, इस तरीके से आप समझा सकते हैं। तो अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है, इसके लिए आपको शिक्षा देनी है बच्चों को, है ना, हर तरीके से। ना केवल आपके जो इस तरीके के क्राइम होते हैं जैसे निर्भया वाला हुआ था, वो सारे छोड़कर आपके जो आजकल जो क्राइम हो रहे हैं वो और अलग तरीके के हो रहे हैं। कैसे? 21st सेंचुरी है, सबके पास एंड्रॉयड है, सबके पास टेक्नोलॉजी है, सभी को टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। तो उस टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ होता है, किसका? टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ होता है, ये भी आपका एक तरीके से क्राइम में आता है। आप सभी लोगों ने आईटी एक्ट पढ़ा होगा, ये भी आपके क्राइम में ही आता है। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को समझाएं कि जो आपका आईटी एक्ट है उसके तहत अगर आप धर लिए गए तो आपको कई तरीके की सज़ा हो सकती है। इवन अगर आपका अगर आप किसी का भी पासपोर्ट वगैरह ऐसे जाली जो पासपोर्ट होता है वो बनवा देते हैं, या फिर किसी का डेटा चुरा लेते हैं, जैसे मेरे फ़ोन का ही डेटा अगर आपने चुरा लिया, सारा हैक कर लिया, तो ये भी एक तरीके का क्राइम है। तो ये सारी चीज़ों पर अंकुश लगाना आप सभी की ड्यूटी होगी। इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। ठीक, दूसरा आपको यहाँ पर देखना है कि किशोर के महत्व को मान्यता दी जाए। ये नहीं कि आप जो है सिर्फ सारी चीज़ें अन्य चीज़ों को महत्व दे रहे हैं, आपको किशोर को भी ध्यान में रखना है। मतलब जो आपका किशोरावस्था का बालक है, इसको आई एम सो सॉरी, जो किशोरावस्था का जो बालक है उसको भी महत्व देना है, उसके महत्व को मान्यता देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी सारी चीज़ें समझना है। ठीक है,
उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज़ शिक्षण विधियाँ ही हैं जिनके थ्रू आप बच्चों को जो सारी चीज़ें हैं वो डिलीवर करते हैं, है ना? तो उचित शिक्षण विधियाँ आपकी होनी चाहिए, ठीक? उचित शिक्षण विधियाँ, मैं आपको शिक्षण विधि आगे चल के पढ़ाऊँगी, तो उन्हीं शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं आप आगे चल के जब आप टीचर बन जाते हैं, ठीक? उसके बाद किशोरों में इस तरीके से आपको जो है एक भावना व्यक्त करवानी है, इस तरीके का उनका व्यवहार रखना है कि वो वयस्कों का भी सम्मान कर सकें। वयस्कों का यानी कि अपने घर में उनसे बड़े जो लोग हैं, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो हो चुकी है, ये कॉमन है कि कोई किसी का सम्मान करने के लिए रेडी ही नहीं है। हम लोग अपने टीचर को भी कुछ भी बोल देते हैं। इवन मैं खुद बोल रही हूँ कि यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ, सोचिए यूट्यूब पे कई तरीके के आप चीज़ें कर सकते हैं, सभी को पता है, सभी लोग यहाँ पर अडल्ट हैं, है ना? कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन इस इन सब में जो स्टडी है वो सबसे अलग है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है स्टडी करना, आप सभी को पता है ये तो। फिर भी लोग गलत कमेंट करके जाते हैं ना, तो यहाँ पर आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो यही है, लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें हैं ना, आजकल सम्मान कोई नहीं करता। तो किशोरों को जो है आपको क्या समझाना है कि वयस्कों के प्रति सम्मान का भाव उनको रखना होगा, ठीक? वयस्कों के प्रति सम्मान का भाव। आप जो है उनको अलग-अलग तरीके से समझा सकते हैं, ठीक? समान व्यवहार। नेक्स्ट आपको इसमें नोट करना है, यौन शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज़ यौन शिक्षा आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है। यौन शिक्षा इसलिए ज़रूरी है ताकि जिस तरीके से जो नई-नई बीमारियाँ इमर्ज होके आ रही हैं, वो सारी चीज़ें ना हो आगे चल के भविष्य में, ठीक? कोरोना के टाइम आपने देखा ये अलग तरीके की बीमारी आई, तो ऐसे ही यौन से संबंधित भी अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ होती हैं, तो इस वजह से यौन शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जीवन दर्शन की शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जीवन दर्शन की शिक्षा। जीवन दर्शन की शिक्षा।